आज हम आपके हिंदी सेकेंड का छठा चैप्टर जो कि समास है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्लास 6 की बुक है। आपका छठा चैप्टर है समास, अध्याय 6 समास। आप इसके पहले अपने 5th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी एक्सरसाइज भी आपकी हो गई है और उम्मीद है आप लोग उसको कई बार रीड भी कर चुके होंगे, आपको वो प्रॉपर तरीके से तैयार भी हो गया होगा। तो आज हम आपका अगला चैप्टर यानी समास, क्लास 6 का समास स्टार्ट करते हैं। समास क्या होता है इसको हम इस लेसन में जानेंगे। समास कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, उन भेदों के बारे में जानेंगे, किस समास में क्या होता है। तो पहले जानते हैं समास क्या है। शब्द रचना की एक रीति समास होती है। जैसे हमने पढ़ा शब्द रचना, उसमें किस तरह से शब्द की रचनाएं होती हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं और व्युत्पत्ति के आधार पे, बनावट के आधार पे, ये सब हमने पढ़ा। लेकिन शब्द निर्माण की एक विधा जो है वो समास भी है। समास से भी शब्द का निर्माण किया जाता है। यानी समास से हम कैसे शब्द का निर्माण करते हैं, समास से हम शब्द को संक्षिप्त कर देते हैं। समास जो है किसी भी शब्द को संक्षिप्त रूप देता है। और आपने शब्द रचना पढ़ते समय पढ़ा था यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द, और ये दो आपने पढ़े थे। तो ये यौगिक शब्द क्या थे? दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता था वो यौगिक शब्द थे। तो वास्तव में वही समझिए तो समास होता है। जो यौगिक शब्द होता है, समास का काम क्या है? शब्दों को यौगिक बनाना। यानी आपने जो शब्द पढ़े थे, शब्द 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। तो यौगिक क्या है? यौगिक जो है वो समास के द्वारा बनते हैं सब। समास शब्द बना है सम और आस से मिलकर। तो ये सम और आस का मतलब क्या होता है? साथ साथ या पास पास, बैठना या रहना। क्रिया के 2 या 2 से अधिक शब्दों का, समासिक क्रिया में 2 या 2 से अधिक शब्दों का योग होता है। जो भी समासिक क्रिया होती है उसमें 2 शब्द होते हैं या 2 से अधिक शब्द होते हैं, उनका योग होता है, उनके मेल से समास बनते हैं। तो आइए आपका लेसन स्टार्ट करते हैं। राम और लक्ष्मण अपने पिता की आज्ञा के अनुसार जितना हो शीघ्र हो सका वन में वास को चले गए। कमल के समान नयन वाले श्री राम अपने पिता के अमृत रूपी वचन को निभाने में सफल रहे। अब छात्र इस गद्यांश को आपने पढ़ा, अब आगे का गद्यांश पढ़िए। राम लक्ष्मण अपने पिता के आज्ञा अनुसार यथाशीघ्र वनवास चले गए। अब आपने ऊपर देखा जो कलरफुल लाइनें हैं, आज्ञा के अनुसार, यहाँ नीचे वाली लाइन में देखिए आज्ञा अनुसार। तो आज्ञा के अनुसार ये जो विभक्ति वाला शब्द है इसका लोप हो गया, आज्ञा अनुसार बन गया। ये किसके द्वारा हुआ? ये समास के द्वारा हुआ। फिर जितना शीघ्र हो सका, फिर उसका देखिए समासिक पद बना है यथाशीघ्र। जितना शीघ्र हो सका, जितना जल्दी हो सका, उसका बनेगा समासिक पद यथाशीघ्र वनवास चले गए। कमल नयन, अब देखिए कमल के समान नयन वाले श्री राम, ये कमल के समान नयन दिया है ना, और यहाँ पे क्या दिया है? कमल नयन। तो ये भी समासिक पद है। यानी कमल के समान नयन वाले को समासिक पद के द्वारा कमल नयन बना दिया गया। श्री राम अब पिता के, अब ऊपर देखिए क्या लिखा है? अमृत रूपी वचन, नीचे क्या लिखा है? वचनामृत को निभाने में सफल रहे। तो ये होता है समास। ये दोनों लाइनों में अंतर आप देख रहे हैं। ऊपर जो कलरफुल शब्द लिखे हुए हैं उनको, और नीचे उन्हीं शब्दों को समासिक पद के रूप में लिखा गया है ब्लैक लाइन में। तो आप दोनों में अंतर देख रहे हैं। ये लाइन कितनी बड़ी हुई है उन्हीं शब्दों के कारण, और ये लाइन अपेक्षाकृत छोटी है। देखिए ये यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है। इसका कारण क्या है? यहीं से शुरू हुआ राम और लक्ष्मण, ये समास विग्रह हुआ है। जब आप राम लक्ष्मण का समास विग्रह करते हैं तो राम और लक्ष्मण होता है, तो इसका समासिक पद बना है राम लक्ष्मण। ये द्वंद्व समास होता है। तो इस तरह से समास द्वारा यौगिक शब्दों की रचना होती है। जो आपने यौगिक शब्द पढ़ा था उनकी रचना इस समास के द्वारा ही होती है, या यौगिक पद बनाए जाते हैं।
आप देखेंगे दूसरे गद्यांश में रेखांकित शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखा गया है। इसी प्रक्रिया को समास कहा जाता है। देखिए आपकी बुक में भी इसी ढंग से समझाया गया है, मैंने आपको थोड़ा और विस्तृत में जाके समझा दिया है। तो समास क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया ही समास कहलाता है। अब हम समास का डिफिनीशन देखते हैं। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की विधि। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। आपने संधि पढ़ा था, उसमें भी हमने देखा था दो या दो से अधिक, लेकिन शब्दों को मेल को संधि कहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। यहाँ दो शब्द कैसे हैं? परस्पर संबंध रखने वाले शब्द हैं। इनके वहाँ वर्णों का मेल होता था, यहाँ शब्दों का मेल होता है। संधि में क्या होता है? शब्द कोई भी हो, वर्णों का मेल होता है। दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। यहाँ जो है, यहाँ शब्द का आपस में मेल होता है। देखिए साफ साफ लिखा है, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे चार राहों का समूह, क्या हो गया? चौराहा। वन में वास, वनवास, ये समास का उदाहरण है। वन में वास, वनवास, चार राहों का समूह, चौराहा। यहाँ आप देख रहे हैं शब्दों का मेल है, वन में वास, चार राहों का। और संधि में क्या होता है? संधि में दो शब्द होते हैं और वो जो शब्द आपस में मिलते हैं तो उन शब्द सेम रहते हैं। उनमें दोनों के पहले शब्द के आखिरी वर्ण यानी अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से जो प्रक्रिया होती है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसमें संधि होती है। यहाँ दोनों शब्द ही आपस में मिलते हैं। अब देखिए आप कुछ विशेष बातें जान लीजिए समास के बारे में। इस प्रकार के बने शब्द समासिक शब्द या समस्त पद कहलाते हैं, जैसे माता पिता। अब ये जो समासिक पद क्या है? जो एक कोई भी दो शब्द या तीन शब्द होते हैं, उनको जब हम समासिक पद समास के द्वारा एक करते हैं, एक शब्द बनाते हैं, तो उसे समासिक पद कहा जाता है या समस्त पद कहा जाता है। समासिक शब्द या समस्त पद, जैसे माता और पिता, तो यहाँ पे हम योजक चिन्ह देकर माता पिता लिखते हैं। इस तरह से बहुत से उदाहरण होते हैं, दिन और रात, दिन रात, राधे कृष्ण, राधे और कृष्ण को राधे कृष्ण, माता पिता, सीताराम। इस तरह के शब्दों को हम बीच से और हटा के योजक चिन्ह लगा देते हैं, तो ये समासिक पद बन जाता है या समस्त पद बन जाता है। दूसरी विशेषता क्या होती है समास की? समस्त पद के पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। जो दो शब्द होते हैं आपस में जुड़े हुए, उनमें पहले पद को समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे गुरु दक्षिणा, तो इसमें गुरु क्या है? गुरु पूर्व पद है और दक्षिण जो है उत्तर पद है। पूर्व पद, उत्तर पद, ये दो पद होते हैं समास में। तीसरी विशेषता है समस्त पद के पूर्व पद और उत्तर पद अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अब देखा आपने, ये समस्त पद यहाँ बताया गया है। गुरु दक्षिणा, तो गुरु जो है पूर्व पद है और दक्षिणा उत्तर पद है। अगर इनको हम अलग अलग कर देंगे, ये शब्द क्या बना? गुरु दक्षिणा। अगर गुरु दक्षिणा का हम अलग अलग करते हैं तो शब्द बनेगा गुरु के लिए दक्षिणा, जो ये पूरा एक वाक्य बनेगा। एक शब्द से पूरा वाक्य बन जाएगा गुरु के लिए दक्षिणा। तो ये क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं समास विग्रह। समासिक पद को अलग अलग शब्दों में रखना, ये समास विग्रह कहलाता है। अब हम समास के भेद देखते हैं। देखिए यहाँ समास के 6 भेद दिए गए हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विग समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। एक बात मैं बता दूं आपको, यहाँ देखिए अव्ययी भाव समास जो है ये सबसे लास्ट में दिया हुआ है, लेकिन ये प्रथम समास होता है। हमारे समास का 6 जो समास होते हैं उसमें ये प्रथम समास। तो संप्रदान तत्पुरुष के लिए अपादान से यहाँ अलग होने के अर्थ में होता है। संबंध तत्पुरुष में का, की, के। अधिकरण तत्पुरुष में होता है में, पय, पर। तो ये जो कारक हम पढ़ते हैं 8 कारक होते हैं, इसमें कर्ता कारक और लास्ट का संबोधन, ये 2 कारक हटा दीजिए। बीच के जो 6 कारक होते हैं कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये 6 जो कारक हैं
इन्हीं 6 कारकों के आधार पर ये 6 भागों में बटा हुआ है तत्पुरुष समास। क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि ये जो शब्द होते हैं तत्पुरुष समास के, जो शब्द समासिक शब्द होते हैं, समासिक पद होते हैं, इनको जब आप विग्रह करेंगे तो इनमें विभक्तियों का ही आगमन होता है, और समासिक पद होने के बाद इन विभक्तियों का अर्थात इन कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह कौन से? को, से, द्वारा, के लिए, से, काकी के, मैं, पै, पर, ये सब कारक चिन्ह है। ये जब समासिक समस्त पद बनता है तो इनका लोप हो जाता है। तो इस तरह से ये 6 प्रकार के, जैसे समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के हैं। फिर पहला आपका अव्ययी भाव समास है, दूसरा जो आपका तत्पुरुष समास है, इसके भी 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अब इसमें आपको देखना है, ये आपको पहचान के लिए भी अच्छा होगा, आपको कभी भी इसको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। जब भी आप इसको विग्रह करेंगे तो इसमें से कोई न कोई विभक्ति चिन्ह उसके अंदर से बाहर आ जाएगी। विभक्ति अलग करने पर तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सा तत्पुरुष है या ये तत्पुरुष समास है। तो कर्म तत्पुरुष में क्या होता है? जिस समस्त पद में कर्म कारक की को विभक्ति का लोप हो वहाँ कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे विमान चालक, यहाँ क्या है? विमान को चलाने वाला, तो ये विमान चालक हो गया। यहाँ चालक देखिए दूसरा पद प्रधान है, चालक शब्द इसमें प्रधान है, चालक। तो इस तरह से यहाँ को विभक्ति का लोप हुआ है। फिर है गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली। जेब कतरा, जेब को काटने वाला। विदेश गमन, विदेश को गमन। यश प्राप्ति, यश को प्राप्त। ग्रामगत, ग्राम को गत अर्थात ग्राम को गया हुआ। शरणागत, शरण में आया हुआ, यहाँ में विभक्ति है अधिकरण तत्पुरुष का। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ कर्म तत्पुरुष है। इस तरह से जिसमें भी कारक विभक्ति का लोप होता है, कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति का लोप होता है, वो कर्म तत्पुरुष होता है। या जब इसको विग्रह करने पर कर्म तत्पुरुष सामने आता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? कर्म तत्पुरुष समास। अब है या दूसरा आपका करण तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में करण कारक से, के, से और द्वारा विभक्तियों का लोप हो वहाँ करण तत्पुरुष होता है। जैसा कि आप जानते हैं करण तत्पुरुष या करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से, द्वारा। ये 2 चिन्ह होते हैं करण तत्पुरुष के। तो इन दोनों चिन्हों का प्रयोग जिस शब्द में, जिस समस्त पद में होता है या जिस समस्त पद के विग्रह करने पर ये 2 चिन्ह बाहर आते हैं उन्हें करण तत्पुरुष कहा जाता है। जैसे गुण युक्त, गुण से युक्त। भूख मरा, भूख द्वारा मारा गया या भूख से मारा हुआ। द्वारा और से समान शब्द कहीं कहीं प्रयोग होते हैं। तो ये क्या हो गया? करण तत्पुरुष। मन चाहा, मन से चाहा। रेखांकित, रेखा से अंकित। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। भूख मरा, भूख द्वारा मारा हुआ। ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया हुआ। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा रचित। तो यहाँ क्या है? हर जगह द्वारा ये या से चिन्ह है इसमें जो दिखाई नहीं दे रहा है, और विग्रह करने पर जो सामने आ रहा है और समासिक पद बनने पर ये विभक्ति चिन्हों का लोप हो जा रहा। तो ये करण तत्पुरुष है, क्योंकि करण कारक के ही चिन्ह सभी शब्दों में दिए हुए हैं। अब है आपका संप्रदान तत्पुरुष। जिस समस्त पद में संप्रदान कारक की के लिए, संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? के लिए। तो जिस समस्त पद में संप्रदान कारक की के लिए विभक्ति का लोप हो वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। जिस समस्त पद में या जिस समासिक पद में के लिए चिन्ह जो कि संप्रदान कारक का चिन्ह है, इसका लोप हुआ रहता है, आप विग्रह करेंगे तो ये चिन्ह बाहर आते हैं, तो वहाँ समझ लीजिए संप्रदान तत्पुरुष है। जैसे जेब खर्च, तो जेब के लिए खर्च, यहाँ के लिए शब्द है तो के लिए क्या है? के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। शिक्षालय, शिक्षा के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। युद्ध भूमि, विद्या के लिए भूमि। हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो ये सब क्या हो गया? संप्रदान तत्पुरुष। जैसे मान लीजिए हम विद्यालय ही पढ़ते हैं, संधि में हमने पढ़ा था दीर्घ सद में विद्याधन आलय विद्यालय।
अगर हम इसको समासिक विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्या के लिए है ज्वालय, तो यहाँ वो भी संप्रदान तत्पुरुष होगा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ के लिए, वो जो घर है, आवास है, वो किसके लिए है, विद्या के लिए है, तो यहाँ के लिए चिन्ह विद्यालय में उपस्थित है और संप्रदान कारक का ये चिन्ह है, तो ये भी संप्रदान कारक में आता है। भोजनालय, विद्या के लिए विद्यालय, ये सब संप्रदान कारक में आते हैं। अब है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष क्या होता है, इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह से होता है। तो यहाँ आप देखेंगे से जो है, यहाँ से अलग होने के अर्थ में है। जो इसके पहले आपने यहाँ पढ़ा, देखिए कर्म तत्पुरुष में या करण तत्पुरुष में से, करण तत्पुरुष में आपने से और द्वारा पढ़ा, तो इस जिसके द्वारा कार्य हो रहा है कोई भी, गुण से युक्त, मन चाहा, जो यहाँ संबंध स्थापित हो रहा है। और यहाँ जो अपादान तत्पुरुष में है से, ये अलग होने के अर्थ में है, अर्थात किसी चीज़ से अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो ये अपादान तत्पुरुष होता है, यानी जो कोई अलग हो रहा हो। वहाँ जब से किससे अलग होना है, वहाँ जो है अपादान तत्पुरुष होता है। यहाँ इसका चिन्ह भी से है, लेकिन यहाँ अलग होने के अर्थ में होता है। तो यह है, जिस समस्त पद में अपादान कारक की से विभक्ति का लोप हो, वहाँ अपादान तत्पुरुष समास होता है। अपादान तत्पुरुष समास में से विभक्ति का प्रयोग अलग या पृथक होने के भाव में किया जाता है। अर्थात समझ में आ गया आपको कि यहाँ से है जो है वो किसी से संबंध या द्वारा के लिए नहीं है, यहाँ से किसी से अलग होने के अर्थ में है। जैसे वहाँ था, अगर आप कहेंगे गुण युक्त, गुण से युक्त, तो वो क्या हो जाएगा, वो देखिए यहाँ आ जाएगा करण कारक, किसके कारण हो रहा है। देखिए यहाँ है गुण से गुण युक्त, यानी गुण से युक्त। तो ये विशेषता क्या है, गुण से युक्त होने की वजह से विशेषता है। और यहाँ क्या है, देखिए यहाँ सेम शब्द है अपादान कारक का, गुणहीन, गुण से हीन, यानी गुण से जो अलग हो गया, गुण से पृथक हो गया, तो यहाँ अपादान तत्पुरुष हो जाए। रोग मुक्त, यानी रोग से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, अपने मार्ग से जो भ्रष्ट हो गया हो, पथ दलित हो गया हो, उसको पथ भ्रष्ट कहते हैं। तो यहाँ पे पथ से भ्रष्ट, यानी अपने मार्ग से, कुमार्ग पे जाने वाला, मार्ग से हटने वाला। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। जन्म आंध, जन्म से अंधा, रोशनी जो है आँख से अलग हो गई जन्म से ही, तो यहाँ भी अलग होने का अर्थ दिखाई दे रहा है। जीवन मुक्त, यानी जीवन से मुक्त, जीवन ही जिसका खत्म हो गया, जीवन से मुक्त। मृत एक तरह से कहा जाएगा, तो जीवन से मुक्त यह हो गया, ये भी आपका अपादान तत्पुरुष हो गया। अब आपका है संबंध तत्पुरुष। जिस समस्त पद में संबंध कारक की आदि विभक्तियों का लोप हो, वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। संबंध, जैसा कि आप समझते हैं, एक दूसरे से जुड़ने का अर्थ ही संबंध होता है। तो जहाँ दो शब्दों के बीच जो जब संबंध स्थापित होता है, तो वहाँ चिन्ह क्या लगता है, का, के, की। तो ये जो होता है संबंध तत्पुरुष कहलाता है। जैसे गंगा का जल, राजा का पुत्र, यहाँ जल किससे संबंधित है, गंगा से। पुत्र का संबंध राजा से स्थापित हो रहा है या राजा का पुत्र से। राजकन्या, राजा की कन्या। राजसभा, राजा की सभा। जलधारा, जल की धारा। पराधीन, पर यानी दूसरों के अधीन। सेनापति, सेना का पति। राष्ट्रपिता, राष्ट्र के पिता, जो राष्ट्र के पिता हैं। दीनानाथ, दीनों के नाथ, यहाँ आप देख रहे हैं हर जगह का, की, के ये चिन्ह उपस्थित है विग्रह करने पर। तो ये संबंध तत्पुरुष, जिसका दोनों शब्दों का एक दूसरे से संबंध स्थापित हो रहा है। राजा का पुत्र, राजा का जो पुत्र है, तो पुत्र और राजा में संबंध स्थापित हो गया, तो ये संबंध तत्पुरुष समास हो गया, जहाँ का, की, के चिन्ह आदि विभक्तियों का लोप हो जाता है, विभक्ति या कारक चिन्ह। फिर है लास्ट आपका तत्पुरुष समास का अधिकरण तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में अधिकरण कारक का, की, में, पर, में, पर ये तीन चिन्ह होते हैं अधिकरण कारक के, इन विभक्तियों का लोप हो जाता है, वह अधिकरण तत्पुरुष
समास होता है। जैसे गृह में प्रवेश, यहाँ देखिए में चिन्ह आ गया। फिर सिर दर्द, सिर में दर्द, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, आत्मविश्वास, अपने पर विश्वास या आत्म पर विश्वास, दान में मीर, डिब्बे में बंद। ये चिन्ह जो है मैं पर यानी किसी चीज़ से के अंदर, किसी चीज़ के अधिकार में, जैसे गृह में प्रवेश, गृह के अंदर, उसके गृह के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश हो रहा है। सिर में दर्द यानी सिर के अंदर दर्द है, तो यहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास हो रहा है। में पै पर विभक्ति का लोप जहाँ पे हो रहा है, या में पै पर विभक्ति जिस शब्द में लगा है, उसका जब हम समासिक पद करेंगे या समस्त पद करेंगे तो वो अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। ये आपका जो है द्वितीय समास है, तत्पुरुष समास। मैंने आपको पहला समास अव्ययी भाव समास पढ़ाया। आपकी बुक में यद्यपि अव्ययी भाव समास सबसे लास्ट में दिया है, लेकिन अभी तक जहाँ भी पढ़ाया जाता है अव्ययी भाव समास प्रथम समास होता है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि ये पहला समास है। और आपको जैसा उचित लगे उसको बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसको अव्ययी भाव समास को जितना मैंने बताया है उतना नोट कर लीजिएगा, अव्ययी भाव समास को, उसका डिफिनीशन या उसके चिन्ह। और इसके बाद ये 6 आपके समास हैं। तत्पुरुष समास, संप्रदान कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो ये मैंने आपको आज 2 समास बता दिए। क्योंकि ये तत्पुरुष समास थोड़ा सा लंबा है, 6 आपके पूरे समास हैं और ये 6 समास आपका तत्पुरुष समास में भी है, तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया है। और ये मैं आज इसी 2 समास पे रोकती हूँ, और बाकी के 4 समास आपको कल पढ़ाऊँगी या नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो ये 4 समास, ये दोनों समास आप अच्छे से रीड करिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, लर्न करिएगा। उसके आगे बाकी 4 समास आपको बताए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। है तो ये जो अव्ययी भाव समास है, ये हमारे 6 समासों में से पहला समास है। तो मैं पहले आपको इसके बारे में बताती हूँ, फिर हम तत्पुरुष से स्टार्ट करते हैं। तो अव्ययी भाव जो समास होता है, इसका पहला पद अव्यय होता है, इसी वजह से इसका नाम अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसका प्रथम पद जो होता है, पूर्व पद, वो अव्यय होता है। तथा दूसरा पद प्रायः, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा संज्ञा ही रहेगा, लेकिन प्रायः 90% संज्ञा ही होता है। और समस्त पद, पूरे समस्त पद जो होता है, दोनों के मेल से जो शब्द बनता है वो भी अव्यय शब्द ही बनता है। अव्यय शब्द आप समझते हैं, जिसमें किसी भी परिस्थिति में विकार नहीं उत्पन्न होते हैं, परिवर्तन नहीं होता, उसी को अव्यय शब्द बोलते हैं। तो अव्ययी भाव समास जो होता है, ये समस्त पद बनने के बाद अव्यय शब्द ही होता है, इसी वजह से इसका नाम अव्ययी भाव समास होता है, या अव्ययी भाव समास कहते हैं इसको। अब इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, नियम के अनुसार यथा नियम, जन्म से लेकर आजन्म, इसी तरह जीवन भर को आजीवन, दिन रात, प्रतिदिन, रात ही रात में, तो रातों रात, ये अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ अव्ययी भाव समास के बारे में कुछ बताया नहीं गया आपको बुक में, मैंने आपको बता दिया है। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा अव्ययी भाव समास के बारे में, कि जिसका पहला पद या जिसका प्रथम पद अव्यय होता है, दूसरा पद प्रायः संज्ञा होता है हो, तथा समस्त पद भी अव्यय हो, वही उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसके उदाहरण, पहले पद हमेशा अव्यय लगे होंगे, जैसे यथा, आ, प्रति, ये सब जो है अव्यय शब्द हैं। तो इसी और समस्त पद भी इसका अव्यय ही बनता है। तो यथाशक्ति, यथा नियम, आजन्म, आजीवन, प्रतिदिन, रातों रात, ये सब एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। तो ये क्या थे? ये अव्ययी भाव समास थे। अब दूसरा समास है, हम आपका देखते हैं तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास यहाँ है, राजसभा, घुड़सवार, ये 2 शब्द दिए हुए हैं, दोनों के चित्र भी बने हुए हैं आपके बुक में। देखिए घोड़े पे सवार होकर एक आदमी बैठा है और यहाँ पे लिखा है घुड़सवार, तो इसको हम क्या कहेंगे? घोड़े पर सवार। ये है राजसभा।
इसको हम क्या कहेंगे, अगर इसका समास विग्रह हो जाएगा राजा की सभा, तो इसी को कहते हैं समास पद, समस्त पद, या जब इसको विग्रह अलग अलग कर देते हैं तो उसको कहते हैं समास विग्रह। इन समासिक पदों में आप देख रहे हैं दूसरा पद प्रधान या महत्वपूर्ण होता है, जैसे राजा की सभा, राजा की नहीं अपितु सभा का बोध हो रहा है, तथा घोड़े पर सवार में घोड़े पर नहीं बल्कि सवार की ओर संकेत हो रहा है। आप समझ रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको अव्ययी भाव समास के बारे में बताया, उसमें जो होता है प्रथम पद प्रधान होता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें तत्पुरुष समास में हमेशा दूसरा पद प्रधान होता है। यहाँ देखिए राजा से मतलब नहीं है, यहाँ सभा से मतलब है, सभा मुख्य शब्द में आ रहा है, राजा की सभा, किसी की भी सभा हो सकती है, तो यहाँ सभा मुख्य शब्द है। यहाँ घुड़सवार है, तो घुड़सवार है तो सवारी के बारे में संकेत दिया जा रहा है कि जो घोड़े पर बैठा है, घुड़सवार की बात की जा रही है, न कि घोड़े की, तो यहाँ भी दूसरा पद प्रधान है। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, यहाँ डिफिनीशन देखिए, वह समास जिसके समस्त पद का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो तत्पुरुष समास, अव्ययी समास में हमेशा प्रथम पद प्रधान होता है, यानी जो अव्यय शब्द शुरू में जुड़ते हैं, प्रति, यथा, इन शब्दों से शब्द का पूरा बदल जाता है मतलब ही। ये जो अव्यय शब्द उसमें जुड़ते हैं अव्ययी भाव समास में, उससे उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है और वही प्रमुख शब्द होता है। जैसे शक्ति शब्द है, तो शक्ति का ऐसे तो हम नॉर्मल मतलब लगाएंगे शक्ति का, साहस या बल, लेकिन जब हम यथाशक्ति कहते हैं तो शक्ति के अनुसार शब्द हो गया। तो यहाँ पे शक्ति के अनुसार का मेन महत्व है, तो यथा शब्द का यहाँ पे महत्व होता है। तो हमेशा अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, जबकि तत्पुरुष समास में द्वितीय पद, ये समास विग्रह के बाद जो उत्तर पद होता है वही पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास की सर्वोत्तम पहचान है इसके समस्त पदों में कारक, परसर्ग या विभक्तियों का लोप होता है, जो विग्रह करने पर प्रकट हो जाता है। इन्हीं विभक्तियों के आधार पर इन्हें प्रमुख 6 भागों में बांटा गया है। जो हम कारक पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा